हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक को। हमने इस चैप्टर के अंदर 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया है और ट्रेडिशनल हिस्ट्री का जो कि है हमारा फर्स्ट टॉपिक, इस ट्रेडिशनल हिस्ट्री के अंदर 3 सब टॉपिक्स है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सो इन तीनों हिस्ट्री के बारे में हमने बहुत ही लॉन्ग टॉपिक्स है, बहुत ही बड़े बड़े वास्ट टॉपिक्स है, तो इसके वजह से सबके सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से जाके देखो ताकि आपका जितना भी बेस है वो क्लियर हो जाए। ओके, अगर वो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा तो बाकी सारे आगे के टॉपिक्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, बोरिंग हिस्ट्री को अच्छी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो सारे लेक्चर्स को देखो ताकि आप हिस्ट्री स्कूल में जैसे आप पढ़ते हैं तो एक बोरिंग लेक्चर बन जाता है, नींद आती है, सो उस वे में नहीं पढ़ाया है मैंने, आपको चैट फॉर्म में पढ़ाया है। तो अगर आप उस तरह से देखोगे, समझोगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टडी करने वाले हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर। ओके, ये सेकंड टॉपिक भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आपका जो ये सेकंड चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इससे छोटा था, सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और थर्ड चैप्टर है वो इन दोनों चैप्टर से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, उसके आगे की चैप्टर्स मैंने अभी तक देखे नहीं है। ओके, चलो सो सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसे देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें, आ गया हमारा टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो इतने सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं जिससे आप पीछे ना रह जाओ। फटाफट से सारे लेक्चर्स को देख जरूर से लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए या फिर आपका एग्जाम कब से है इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करो, मुझे बताओ, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपके एग्जाम्स कब तक है और मुझे कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इस टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसमें कॉलोनिकल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनिकल हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे ब्रिटिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, अब 18th सेंचुरी के बाद से मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कौन आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे। ठीक है, तो 19th सेंचुरी का जो पूरा टाइम था वो किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर कब्जा करना या हमारे ऊपर रौब झाड़ना या फिर हमारी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना जब उन्होंने शुरू कर दिया था, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री के बारे में रिसर्चर्स करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो फिर से बोल रही हूँ, जाके देखना जरूर। ओके, चलो अभी क्या देखना है हमें, जो ब्रिटिशियस गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, हमारे हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करती थी, हमारी हिस्ट्री को ही लिखते थे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को ही लिखते थे, बट इंडियन हिस्ट्री को लिखते टाइम वो क्या करते थे, इंडियन कल्चर के ऊपर, वो इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर क्या करते थे, वो मजाक उड़ाते थे। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अलग अलग ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, कॉलोनिकल सिस्टम को वो ज्यादातर फॉलो करते थे अलग अलग कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ पे भी वो अलग अलग कॉलोनीज में रहते थे। ठीक है, सो अलग अलग कॉलोनीज हर एक कंट्री में जहाँ पे भी वो गए हैं वहां पे क्या करते हैं, वो कॉलोनीज में इकट्ठा होके रहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि जो अलग अलग ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लग गए थे, हमारी हिस्टोरियोग्राफी करने लग गए थे, हमारी हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया था। अब वो जब हमारी हिस्ट्री को लिखते थे तो हमारे कंट्री के अंदर होते थे और वो हमारे कल्चर के बारे में लिखते थे। ठीक है, हमारे ट्रेडिशन के बारे में लिखते थे और उन्हीं कल्चर उन्हीं ट्रेडिशन को वो क्या करते थे, उन पे मजाक उड़ाते थे, उन पे हंसते थे, उन्हें बुली करते थे कि मतलब ये लोग का कल्चर कितना बुरा है, ये लोग के कल्चर में ये सब चीज़ें होती है, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। इस तरह से वो क्या करते थे, हमारे हिस्टोरियोग्राफी कर रहे हैं, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी कर रहे हैं और इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर ही वो क्या करते थे, उसे बुरा भला करते थे, उसे मजाक उड़ाते थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे, जो इंडियन पीपल्स थे उनका क्या करते थे, वो मजाक उड़ाते थे। और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, अब इंडिया के अंदर तो बहुत सारी जाति भेद ये सब सारी चीजें होती थी, अलग अलग जाति होती थी, अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे, तो उन सभी ट्रेडिशन का वो क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। ठीक है। और उन्हीं मजाक को क्या करते थे, वो हमारी बुक लिख रहे हैं और उन मजाक को क्या करते थे, उस बुक के अंदर लिखते थे, उन पर हंसते हुए उनको मतलब उन्हें एक तरह से नीचा दिखाने का काम करते थे। ठीक है, कि उनके कंट्री में रहने के बाद, मतलब कि हमारे कंट्री में रहने के बाद भी हमारे ही कल्चर को, हमारे ही ट्रेडिशन को बुरा भला बोल के और हमारी ही किताबों में वो क्या करते थे, गलत लिखते थे हमारे बारे में। ठीक है, हमें बेकार और हमारे कल्चर को बेकार कहना। ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने ये सारी चीजें की हुई थी, वो क्या करते थे, रेडिकल करते थे इंडियन कल्चर को। ठीक है, वो हमारे कल्चर को बुरा भला कहते थे और उसे गलत साबित करने की कोशिश करते थे कि वो गलत है, उनके ऊपर हंसते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा गया था इन 1922 से 1937 के टाइम पे। इस चीज के ऊपर, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस चीज के ऊपर रिसर्च किया जाने लग गया। इस चीज को इसे कितने वॉल्यूम्स में लिखा गया था, इसे 5 वॉल्यूम्स में लिखा गया था, 5 वॉल्यूम्स में लिखा गया था। और जो ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसके अंदर जो अलग अलग ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एकदम ही बोलते ना डिसेंट वे में, विदाउट मजाक उड़ाए, विदाउट उन्हें बुली किए, उनके कल्चर को बुरा भला ना बोलते हुए उन्होंने क्या किया था, इस बुक को उन्होंने लिखा हुआ था, इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया हुआ था। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में पब्लिश किया हुआ था उन्होंने, 1922 से 1937 के टाइम पे इस कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस बुक को लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था। और इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने एकदम ही बढ़िया तरीके से, विदाउट हमारे कल्चर को बुरा भला बोले हुए, उन्होंने इस बुक को अच्छी तरह से हमारे कल्चर को समझाने के तौर पे इस बुक को क्या किया था, उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने कुछ भी बुरा भला नहीं लिखा था, कुछ भी मजाक नहीं उड़ाया हमारे कल्चर। ओके, चलो। सो ये टॉपिक के अंदर बहुत ही छोटा सा कंटेंट, मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बस हमें इतना ही समझना था। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर हो रहा है। ठीक है, सो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो सभी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप शॉर्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपका ये शॉर्ट वे में पढ़ के कंप्लीट हो जाए। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा दिया हुआ है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओके, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, क्या था वो, एक सेकेंड, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, सो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के अंदर हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे कंट्री के कल्चर के ऊपर क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। ठीक है, सो उनके वो मजाक उड़ाने के वे को ही क्या कहते थे हम लोग, किसके अंदर हमने स्टडी किया था, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के अंदर स्टडी किया था। और वो क्या करते थे, हमारे कल्चर को बुरा भला बोलते थे और हमारे कल्चर का मजाक उड़ाते थे, और वो उस बुक के अंदर भी क्या करते थे, हमें हमारे बारे में मजाक उड़ाते हुए लिखते थे। ठीक है, बट उसी का क्या है, अपोजिट। अब ब्रिटिशर्स के अंदर थोड़ी सी बुद्धि आ चुकी थी और उन्होंने क्या किया, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, हमारे हिस्टोरियोग्राफी को एक बहुत ही डिसेंट और गुड वे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और जो इस तरह से लिखते थे उसे ही हम क्या कहते थे, ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कल्चर, जो हमारी चीज़ों के बारे में बढ़िया तरीके से लिखते थे, विदाउट हमारी चीज़ों को मजाक उड़ाए हुए, विदाउट कल्चर को मजाक उड़ाए हुए, जो अच्छी तरह से इसकी राइटिंग करते थे, हिस्ट्री की राइटिंग करते थे, उन लोगों को क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। सो ओरिएंटलिस्ट स्टडीड सिमिलर, उन्होंने इस चीज को सिमिलर बताया कि जो हमारा संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा संस्कृत लैंग्वेज है उसे और एक जो यूरोपियन लैंग्वेज है, इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटी है। इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटी है। इस चीज को
किसने बताया इस चीज को? ब्रिटिशियर्स ने बताया। ठीक है, ठीक है, इस चीज को किसने बताया? इस चीज को ब्रिटिशियर्स ने। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो क्या करने लग गए थे? ओरिएंटलिस्ट जो थे वो स्टडी करने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कल्चर का मजाक नहीं उड़ाते थे, वो एक डिसेंट वे में हमारे कल्चर के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अलग अलग जो ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, वो हमारे कल्चर के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए थे और उन्होंने अलग अलग रिसर्चेस किए, हमारे कल्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिया। सो उन्होंने क्या कहा कि हमारे और जो यूरोपियन कल्चर है, ठीक है, जो संस्कृत लैंग्वेज है हमारा और जो यूरोपियन लैंग्वेज है, इन दोनों लैंग्वेज के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। ठीक है, सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। ओके, सो एंशियंट लैंग्वेज जो है वो क्या है? मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे बना हुआ जो जैसे संस्कृत लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब कि इंडियन लैंग्वेज एंड यूरोपियन लैंग्वेज, इन दोनों को मिला के क्या बन गया? इन दोनों को मिला के बन गया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों को मिला के इंडियन और यूरोपियन, इन दोनों को मिला के इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बन गया। और जो ये लैंग्वेज है वो क्या है? हमारी एंशियंट हिस्ट्री का क्या है? इस लैंग्वेज का जो मदर है, ठीक है, वो क्या है? हमारी एंशियंट लैंग्वेज है। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल एंशियंट इंडिया का जो एंशियंट लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, क्या है? संस्कृत है। तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं हम? मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओके, ये क्या है? सारी भाषाओं का क्या है? ये सबकी बोलते हैं ना बेस, सबकी मदर है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि एंशियंट लैंग्वेज को क्या कहा गया? मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। सो जो सर विलियम जोन्स थे, ठीक है, जो सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया था हमारे लैंग्वेजेस के ऊपर। जैसे सपोज हमारी संस्कृत लैंग्वेज हो गई, हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन सभी के ऊपर क्या करने लग गए थे? वो खोज करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमारे बारे में हमारे बुक के अंदर उन्हें क्या करना है? लिखना है कि नहीं? इंडियन कल्चर के बारे में वो लिख रहे थे, तो उन्होंने रिसर्च जब करना शुरू कर दिया था तब उनको क्या मिला था? एशियाटिक सोसाइटी को क्या किया था? उन्होंने ढूंढ निकाला था और एशियाटिक सोसाइटी बनाया था। जिसे किस लिए बनाया गया था? रिसर्च करने के लिए। जितने भी रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? कोलकाता के अंदर जो ये एशियाटिक सोसाइटी है, इस सोसाइटी को उन्होंने किस लिए बनाया था? रिसर्चेस के लिए उसे ढूंढा था। किस लिए ढूंढा था? रिसर्चेस करने के लिए। जो अलग अलग डिफरेंट रिसर्चेस होते थे, जैसे कुछ मटेरियल सोर्स मिल गया, कुछ अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस मिल गए, उन सोर्सेस के ऊपर वो क्या करते थे? वर्क करने का काम, अलग अलग रिसर्चेस करने का काम वो क्या करते थे? इस जगह पे करते थे, जहाँ जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? एशियाटिक सोसाइटी प्रेजेंट है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी को किसने ढूंढा? सर विलियम जोन्स ने क्या किया है? एशियाटिक सोसाइटी को ढूंढा है। सॉरी, ओके, एंड कब ढूंढा? इन 1784 में। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। कहां पे ढूंढा? कोलकाता के अंदर। क्या मिला? कोलकाता के अंदर क्या मिला? एशियाटिक सोसाइटी मिला। एशियाटिक सोसाइटी को किसने ढूंढा? सर विलियम जोन्स ने ढूंढा। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को ढूंढा। कौन से टाइम पे ढूंढा? इन 1784। ठीक है, इन 1784। किस लिए ढूंढा? फॉर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करने के लिए इस चीज को उन्होंने ढूंढा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते थे? डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस होते थे। ओके, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो फ्रेडरिक मैक्स मजर, बहुत ही अजीब नाम नहीं है? तो जो फ्रेडरिक मार्क्स थे वो क्या किए? वो उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट था? उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किस चीज में? किस लैंग्वेज में? हमारी संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था किस लैंग्वेज के अंदर? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। और उन्होंने क्या करने लग गए थे? संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने लग गए थे और उसे समझने की कोशिश करने लग गए थे। ठीक है, देन फर्स्ट ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट, जो हमारा संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक है, उसे फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया था इन हितोपदेश।
ठीक है। इस हितोपदेश में क्या किया गया था, हमारी संस्कृत टेक्स्ट को क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। किसमें, हितोपदेश में किया गया था, इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम संस्कृत लैंग्वेज को क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था इन हितोपदेश में, ठीक है, हितोपदेश में, और इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में इस चीज को क्या किया गया था, मतलब कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट किया गया था, उसकी बुक को ट्रांसलेट किया गया था इन जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। जैसे अगर आप मूवीज देखते हो तो जो साउथ इंडियन मूवीज है उसका क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं और उसमें डब्ड करके अलग से मतलब हिंदी लैंग्वेज में बनाते हैं, कि नहीं, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगती है, उनकी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, कि नहीं। साउथ मूवीज को आपने डब्ड देखा हुआ है हिंदी में, है कि नहीं। तो वही एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे समझने के लिए कि संस्कृत लैंग्वेज इतना ज्यादा सुंदर और इतना ज्यादा वैल्यूएबल था उस टाइम पे, ठीक है। हमारी संस्कृत लैंग्वेज को सबसे ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज माना जाता है, मतलब कि सबसे पुरानी संस्कृति जो है हमारा संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस संस्कृत लैंग्वेज को इतना ज्यादा वैल्यू दिया गया कि इसे क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया इन जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि जर्मनी के जो लोग हैं वो भी हमारे इस बुक को, जो हितोपदेश बुक है, इस बुक को क्या कर सके, समझ सके। इसके अंदर जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में मतलब अलग अलग चीजें जो लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करें, मतलब हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उन सभी को समझ पाए, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़े। लास्टली हमें क्या दिया हुआ है, ही वॉज द एडिटर ऑफ द 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, ठीक है। और जो वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेडरिक मैक्स, ठीक है, जो ये थे, हाँ, उन्होंने, वो क्या थे, ही वॉज द एडिटर ऑफ द 50 वॉल्यूम्स। उन्होंने क्या किया था, 50 वॉल्यूम्स में एक बुक को बनाया हुआ था, लिखा हुआ था, जो कि है द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, मतलब हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट का, ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में उन्होंने 50 वॉल्यूम्स में इस बुक को लॉन्च किया था, जिसके अंदर क्या किया गया है, हमारी लैंग्वेजेस, हमारी संस्कृति के बारे में बताया हुआ है, और उसे 50 वॉल्यूम्स में बनाया गया, मतलब 50 पार्ट्स में बनाया गया है, ठीक है, और कंपाइल्ड इन ऋग्वेदा, ठीक है, इसे और वो साथ ही साथ क्या थे, कंपाइलर ऑफ ऋग्वेदा। उन्होंने ऋग्वेदा के बारे में भी, जैसे हमारे 4 वेदा होते हैं, उन सभी वेदों के बारे में उन्होंने क्या किया था, उसमें से जो ऋग्वेदा है, इस ऋग्वेदा के ऊपर उन्होंने क्या किया था, डीप रिसर्च किया था, और इस ऋग्वेदा को भी उन्होंने क्या किया था, इन 6 वॉल्यूम्स, ठीक है, इन 6 वॉल्यूम्स में उन्होंने क्या किया था, इस ऋग्वेदा के भी पार्ट्स बनाए थे और समझे थे, ठीक है, समझाए थे, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सो ऋग्वेदा ट्रांसलेटेड इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया था, इस ऋग्वेदा को भी, ऋग्वेदा हमारी जो वेदों की जो बुक्स होती है उसमें से ऋग्वेदा है, सो उस ऋग्वेदा को उन्होंने क्या किया था, जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। ओके, और जो ये जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था वो कितने वॉल्यूम्स में था, इन 6 वॉल्यूम्स में, ठीक है, 6 वॉल्यूम्स में इसे कन्वर्ट किया था उन्होंने। आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पढ़ते टाइम इजी पड़े, आराम से आप पढ़ सको। ओके, चलो, सो अगर इसका नहीं लिया है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको इजीली पढ़ने में हेल्प हो सके। ओके, आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोलोनिकल हिस्टोरियोग्राफी एंड और कौन सी हिस्टोरियोग्राफी को हमने पढ़ा था, हाँ, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओके, अब फटाफट से जाके आपको क्या करना है, इन सारे नोट्स को फटाफट से अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, और साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक में इन दोनों टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए, ये दोनों टॉपिक आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से घुस जाए, और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आप आंसर कर सको। ओके, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो, आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और डाउट के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, और वहाँ पे आप मुझसे डीएम कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है स्टडी रिलेटेड। ओके, चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।